हाँ जी, हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण कहाँ कहाँ से बनी है, कैसे बनती है, तो पहले हम इसकी परिचयात्मक भूमिका पढ़ेंगे। ये व्याकरण है और व्याकरण के अंतर्गत सबसे पहले व्याकरण का अध्ययन करने के लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ, यहां से। क और ये बना मैं और ये है ल। ये तीनों मिलकर क्या बन जाएगा, कमल। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कमल, कमल खिलता है। इसके बाद क्या बनेगा ये भी मैं बता देता हूं। कमल, कमल कीचड़ में खिलता है। कमल कीचड़ में खिलता है। हम बात करें, कमल सुगंध बिखेरता है। सुगंध बिखेरता है, बिखेरता है। इसका मतलब बात साफ है। किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए हमें जाना पड़ता है यहां, और ये तीनों अपने आप में क्या दोस्तों, वर्ण है। आगे बात समझ में, ये तीनों अपने आप में वर्ण है। और वर्ण से किसका निर्माण होता है ये भी आप जान लीजिएगा। ये तीनों अपने आप में वर्ण है, ठीक है। बहुत सारे वर्ण मिलकर किसका निर्माण होता है बताइए। तो वर्ण से किसका निर्माण होता है, शब्दों का। यहां वर्ण से क्या बन रहा है, शब्द। और बहुत सारे शब्द मिलकर क्या बन जाते हैं, जी हां, बहुत सारे शब्द मिलकर वाक्य बन जाते हैं। और बहुत सारे वाक्य मिलकर क्या बन जाती है, भाषा। जी हां, ये बहुत सारे वाक्य मिलकर क्या बन गई है, भाषा। हिंदी एक भाषा है और हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा कहाँ, वर्णों की ओर। बहुत सारे वर्ण मिलकर क्या बनते हैं, शब्द। बहुत सारे शब्दों से क्या बन जाएंगे, वाक्य। और बहुत सारे वाक्य मिलकर क्या बन जाएगी, भाषा। हिंदी अपने आप में एक भाषा है जो देश के 42% भूभाग पर बोली जाती है। ये देश के 10 राज्यों की भाषा है, इसलिए ये संवैधानिक दृष्टि से तो राजभाषा है और व्यापकता की दृष्टि से ये राष्ट्रभाषा भी है। और इस राजभाषा और राष्ट्रभाषा को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा वर्ण पर। आई बात समझ में, क्योंकि क मैं ल तीनों वर्ण है, बहुत सारे वर्ण मिलकर बोलिए शब्द बनेंगे। शब्द मिलकर क्या बनेंगे, वाक्य बनेंगे। वाक्य से किसका निर्माण होगा, भाषा का। अब आप देखिएगा, सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा वर्ण विचार की ओर। तो अब हम शुरुआत करेंगे कहां से बताइएगा, वर्ण से। आगे बढ़े, देखिएगा यह है वर्ण। और दोस्तों वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं और इनका उच्चारण स्थान आएगा। स्वर, व्यंजन और उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले वर्ण विचार। वर्ण विचार में स्वर आएंगे, व्यंजन आते हैं, उच्चारण स्थान आते हैं। तो देखिएगा, पहली इंपॉर्टेंट बात है, आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता होगा कि साहब हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत वर्ण कितने हैं, क्योंकि एक बहुत ही विवादास्पद विषय है। तो यहां से हम चर्चा कर रहे हैं वर्णों के
वर्णों के व्यवस्थित उच्चारण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे वर्ण होंगे और उनका व्यवस्थित उच्चारण समूह होगा, उसे वर्णमाला कहा जाएगा। अब आप सोचते होंगे कि साहब व्यवस्थित कैसे होना चाहिए? तो व्यवस्थित का मतलब बात साफ है दोस्तों, क के बाद में ख आएगा, इसके बाद में ग आएगा, इसके बाद में घ आएगा, ये व्यवस्थित है, इसे हम वर्णमाला कह सकते हैं। लेकिन अगर बात करें क के बाद में ट आ गया, फिर न आ गया, फिर च आ गया, फिर ख आ गया, तो ये वर्णमाला के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि अव्यवस्थित है ये। और वर्णों का व्यवस्थित उच्चारण समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। क के बाद में क, ख, ग, ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग व्यवस्थित होगा तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा? वर्णमाला बन जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब इस वर्णमाला में, जी हाँ, इस वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? आप लोग देखते होंगे कहीं 33, कहीं 36, कहीं 42, कहीं 48, कहीं 52, कहीं 53, कहीं 56 और कहीं 58। अलग अलग मौसमी किताबों में अलग अलग उल्लेख आपको मिलता है। हम कितनी माने और क्यों माने और क्या प्रमाणिक है? तो बात साफ है, ये हिंदी का दुर्भाग्य है। सही है, आप एक तरफ कह रहे थे, अभी हम पढ़ रहे हैं कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास आज से लगभग 1000 वर्ष पहले हो चुका था। 1000 वर्ष पुरानी भाषा हिंदी के अंतर्गत अभी भी वर्तमान में वर्णों की संख्या निश्चित नहीं है, तो क्या हिंदी का सौभाग्य होगा? ये दुर्भाग्य है। अलग अलग विद्वान 33, 36 किसी भी किताब में आपको कंफर्म नहीं मिलेगा कि साहब जाते खोलार हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। अलग अलग खड़े होते हैं, अलग अलग हिसाब से बातें करते हैं। तो आप देखिएगा, उस पर हम चर्चा करें, आप निश्चिंत रहिएगा, आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न नहीं उठेंगे। जो उठते हैं मेरे उठते मेरे बैठते रहते, इसलिए आप परेशान मत होइए। आपको तकलीफ नहीं होगा, वो मैं जानता हूँ, से इतना तो अनुभव है। 33, 36, 42, 48, 52, 53, 56 और 58, तो ये अलग अलग है, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है। देखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न 2 प्रकार से पूछा जाता है और दोनों प्रकार में उत्तर दोनों अलग अलग होंगे। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए, नंबर 1 कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो अब आपका आंसर होगा 11 प्लस 33 बराबर 44। हिंदी वर्णमाला में अगर मूल वर्णों की बात करें तो मूल वर्णों की संख्या तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 44। अगर यह प्रश्न इस रूप में आ जाता है, किस रूप में? कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की सही संख्या, या अगर इसमें कुल शब्द लग जाता है, वर्णों की संख्या या वर्णों की कुल संख्या वर्णों की संख्या कितनी होगी? तो आपका आंसर होना चाहिए 52। आई बात समझ में? ये मेरे अनुसार नहीं है, ये प्रमाणिक बात है। अगर मूल वर्णों की बात करें तो आपका उत्तर होगा 11 प्लस 33 बराबर 44। और अगर कुल वर्णों की बात करें तो कुल वर्णों की संख्या हो जाएगी दोस्तों कितनी? 52। मूल वर्णों की संख्या कितनी होगी? 44। कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी?
52। और अब प्रश्न ये उठता है, डायरेक्ट ऐसे आ जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन में 44 भी हो, ऑप्शन में 52 भी हो, तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो आपका उत्तर होना चाहिए 52। आ गई बात समझ में। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न ये उठता होगा कि साहब 52 वर्ण ही क्यों। हम बात करें कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, 52, तो 52 वर्ण ही क्यों। वर्णों की संख्या एक तरफ तो आप करें कि साहब 44 है, एक तरफ आप करें 48 है, एक तरफ आप 56 की बात कर रहे हैं, तो हम लोग 52 ही क्यों माने। आप इसके लिए आपके पास क्या तर्क है, क्या आधार है, तो आप जान लीजिएगा। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 ही क्यों। नंबर 1, पहली बात तो यह है कि हम लोगों को 52 वर्ण इसलिए मानने चाहिए क्योंकि हिंदी को चलाने वाली देश की बहुत बड़ी संस्था है और जिसका नाम है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। इस केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय और इसका मुख्यालय नई दिल्ली, केंद्रीय हिंदी निदेशालय जिसका मुख्यालय नई दिल्ली, इसके द्वारा 1967 में 1967 में एक वर्णमाला प्रकाशित की। जी हाँ, 1967 में एक वर्णमाला प्रकाशित की, एक वर्णमाला प्रकाशित की थी, एक वर्णमाला प्रकाशित की। और इस वर्णमाला में वर्णों की संख्या उन्होंने कितनी मानी थी, 52। यानी हिंदी को चलाने वाली देश की सबसे बड़ी संस्था जिसका नाम है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, 52। यानी जब सबसे बड़ी संस्था 52 मानती है तो हम लोगों को भी हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी माननी होगी, 52 ही माननी होगी। पहली बात। प्रश्न उठता है कि और क्या आधार है, तो और भी आधार है। ऐसा भारतीय संविधान में उल्लेखित है। भारतीय संविधान में कहाँ लिखा हुआ है, तो भारतीय संविधान में जहाँ हिंदी भाषा का उल्लेख है, भारतीय संविधान के भाग 5, भारतीय संविधान के भाग 6, भारतीय संविधान के भाग 17, भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 120, भाग 6 के आर्टिकल 210 210, भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी से संबंधित कार्यों का उल्लेख है। और इन तमाम भागों में और अनुच्छेदों को पढ़ने के बाद हमें ऐसा विदित होता है कि वर्णमाला की संख्या कितनी, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, 52 मानी गई है। आगे बात समझ में। कुछ लोग इसको भी एक आधार मानते हैं। ये बात में मैं आगे चर्चा करूंगा, जब भाषा, बोल या उपविभाजन पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो वर्णों की संख्या हम लोगों को कितनी माननी चाहिए, 52 ही माननी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब 52 वर्ण, जी हाँ, 52 वर्ण कौन से हैं, 52 वर्ण कौन कौन से होंगे। तो वर्णमाला का निर्माण किस किस से होता है, वर्णमाला का निर्माण स्वर और प्लस व्यंजन, स्वर और व्यंजन से किसका निर्माण होता है, वर्णमाला का। मूलतः वर्णमाला में स्वर आते हैं और क्या आएंगे बताइए, व्यंजन आते हैं। यानी स्वर और व्यंजन से क्या बन जाती है बताइए, वर्णमाला बन जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसके बारे में बताइए, स्वरों के बारे में। और स्वर और वर्ण मिलकर आपकी बन रही क्या, वर्णमाला। तो अब आप देखिएगा, पहला प्रश्न तो आपके मस्तिष्क में ये उठता होगा कि साहब स्वर क्या है और स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी मानी जाती है, कितने स्वर है, क्या स्वर है, किसे स्वर कहेंगे और इनकी संख्या कितनी मानी जाती है। तो इससे पहले कि हम स्वरों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करें, पहले ये जानना अपेक्षित है कि हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों की क्या परिभाषा होगी। तो बात साफ है, स्वर क्या होते हैं, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण अबाध गति से होता है। अबाध का मतलब बिना बाधा, बिना रुकावट या बिना घर्षण के होता है, उन्हें क्या कहा जाता है,
स्वर कहा जाता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण, बिल्कुल देख लीजिएगा, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण अबाध गति से होता है, जिनका उच्चारण अबाध गति से होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी भी प्रकार की बाधा, घर्षण या रुकावट नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। एकदम इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? व्यंजन। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण बिना बाधा, बिना घर्षण, बिना रुकावट के होता है, वो स्वर होते हैं। और जिनके उच्चारण में बाधा, घर्षण या रुकावट होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। दोनों बातें समझ में आ गई? तो जिनका उच्चारण अबाध गति से होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। अब हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण अबाध गति से होता है? तो अब आप समझिएगा, अ, ये ऐसी ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण अबाध गति से नहीं होता। ये तमाम कितने हो गए बताइए? तो दोस्तों 11 तो हो गए आपके स्वर। ए, आ, ई, किसी भी प्रकार की बाधा, घर्षण या रुकावट उत्पन्न हो रहा है क्या? बोलिए, नहीं हो रहा है। यहां तो री में तो घर्षण उत्पन्न हो रहा है, थोड़ा सा क्यों, पूरा ही हो रहा है, थोड़ा सा क्या होता है? देखिएगा, ए, आ, ई, उ, री, ये तो एकदम ब्रेक साइड लग गया। फिर इसका मतलब है आप तो ये कह रहे हैं कि साहब 11 की 11 ध्वनियों में से किसी में बाधा उत्पन्न नहीं हो रही, तो इसका मतलब री में बाधा उत्पन्न हो रही है। आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि बाधा उत्पन्न हो रही, तो फिर इसको उठाओ ना, बात को समझिएगा। अगर आप एक तरफ तो परिभाषा ये दे रहे हैं कि जिनके उच्चारण में किसी भी प्रकार की बाधा, किसी भी प्रकार का घर्षण या किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पन्न नहीं होती, उन्हें स्वर कहा जाता है। या री के उच्चारण में तो बाधा, घर्षण, रुकावट उत्पन्न हो रही है, फिर री को तो स्वर नहीं मानना चाहिए ना। क्या मानना चाहिए बताइए? अरे भाई, इसको तो व्यंजन मान लेना चाहिए, इसको स्वर नहीं मानना चाहिए। आप बताइए, माने या नहीं माने? नहीं माने तो आप जैसे विदुषियां पहले पैदा हो जाती तो ये चर्चा का विषय नहीं होता है। नहीं, बात भी सही है भाई, नहीं माने तो ये तो विवादास्पद विषय है, इसको ये कहकर इतिश्री कर लेना चाहिए और ऐसे विषयों पर नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, री स्वर है या नहीं है, और आप जैसा कि मान रहे, और जब हम पढ़ा करते तो हमारे मस्तिष्क में भी यही प्रश्न उठता था कि अगर यही आधार है तो री को स्वर क्यों माने, फिर तो इसको व्यंजन ही मान लेना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके दोस्तों, री को हम लोग स्वर ही मानेंगे। क्यों मानेंगे? आप ये कह रहे हैं कि इसका उच्चारण बाधा या घर्षण से हो रहा है, इसको तो व्यंजन मानो, फिर भी री को आप स्वर क्यों मान रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए, री पारिभाषिक दृष्टि से तो स्वर नहीं है। पारिभाषिक शब्द का मतलब होता है जिस हिसाब से मैं परिभाषा दे रहा हूं, उस परिभाषा के हिसाब से तो री को स्वर नहीं मानना चाहिए। बावजूद इसके री को क्या मानना पड़ेगा? स्वर ही मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्वरों की तमाम विशेषताएं किस में निहित है बताइए? स्वरों की तमाम विशेषताएं, जो विशेषताएं होती है वो किस में निहित है? रे में भी है, इसलिए री को हम लोगों को क्या मानना पड़ेगा? स्वर। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब कौन सी विशेषता है, ये भी तो बताइए। बिल्कुल जान लीजिएगा। आप देखिएगा, जितने भी स्वर है, जितने भी यानी 11 के 11 जितने भी स्वर है, सारे के सारे स्वर व्यंजन के बाद में ही प्रयुक्त होते हैं। अब आप देखिएगा कैसे, जैसे हम बात करते हैं काला, ठीक है जी, जैसे हम बात करें दोस्तों गिरी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम बात करें वधु, और जैसे हम बात करेंगे मातृ, आपके सामने शब्द है। मैं ये बताने जा रहा हूं कि री को स्वर क्यों माने। तो जितने भी स्वर हैं वो व्यंजन के बाद में प्रयुक्त होते हैं।
कैसे? क के बाद में क्या रहा? आ। ल के बाद में क्या रहा? तो स्वर कहां आते हैं बताइएगा? व्यंजन के बाद में जो भी प्रयुक्त होंगे वो स्वर ही होंगे ना। फिर आप देखिएगा ग, ई, र और ए, व्यंजन के बाद जो भी आ रहे हैं स्वर है। फिर आप देखिएगा व, ए, द और उ, व्यंजन के बाद जो भी प्रयुक्त हो रहे हैं क्या बनेंगे बताइए? स्वर। अब आप आ जाइए, मैं में क्या मिला हुआ? आ। और तय में क्या मिला हुआ है? तय में क्या मिला हुआ है जी? री। तो री का प्रयोग भी किसके बाद हो रहा है? व्यंजन के बाद ही हो रहे हैं। तो जो भी व्यंजन के बाद प्रयुक्त होते हैं वो स्वर होते हैं, और री का प्रयोग भी व्यंजन के बाद में हो रहा है, इसलिए री को भी हम लोगों को क्या मानना पड़ेगा? स्वर ही मानना पड़ेगा। हालांकि री पारिभाषिक दृष्टि से स्वर नहीं है, जिस हिसाब से हम परिभाषा दे रहे हैं उसके हिसाब से तो नहीं है, फिर भी कुछ विशेषताएं ऐसी मौजूद है इसके अंतर्गत, इसके कारण री को क्या मानना पड़ेगा? स्वर ही मानना पड़ेगा। आप लोगों की मस्तिष्क में प्रश्न ये भी उठता होगा कि साहब ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन आप ये बताइए, फिर तो आप जैसे ऋतु आ गया, ऋतु, तो इसमें तो सबसे पहले आ गया, बात सही है ना? लेकिन बात ये नहीं है, अगर इसका प्रयोग व्यंजन के साथ होता तो पहले व्यंजन आता। अब यहां तो व्यंजन है ही नहीं, तो ये आएगा ही आएगा। अगर मान लीजिए इसमें कुछ मिला होता तो पहले व्यंजन आता, तो व्यंजन के जो बाद में आते हैं वो स्वर होते हैं, और रि का प्रयोग भी व्यंजन के बाद में हो रहा है, अतः रि को हम लोगों को क्या मानना पड़ेगा? स्वर ही मानना पड़ेगा। हालांकि पारिभाषिक दृष्टि से स्वर नहीं है। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत जटिलतम पहलू है, हम लोगों को लगता है बस मोटे मोटे पढ़ लेते हैं कि हाँ ऐसा हो जाना चाहिए। मैंने आज इसको एकदम कंप्लीटली समझाने का प्रयास किया, ठीक है। 11 तो क्या हो गए दोस्तों बताइए? स्वर हो गए। हम पढ़ क्या रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो मूलतः पहले तो क्या हो गए? स्वर। स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11, ठीक है। 11 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 11 स्वर के बाद में अंग और अ है। अंग और अ है, ये तो अपने आप में क्या होगा बताइए? अनुस्वार। और इसको हम क्या नाम देंगे दोस्तों? विसर्ग। दो हो गए हमारे हिंदी के अंतर्गत ये। 11 तो क्या हो गए? स्वर, और 2 हो गए अंग और अ है। आई बात समझ में? इसको क्या नाम देंगे हम लोग? अनुस्वार। इसको हम क्या नाम देंगे बताइए? बोलिए जी। विसर्ग नाम देंगे। और हिंदी के अंतर्गत इन दोनों को मिलाकर, हिंदी के अंतर्गत इन दोनों को अयोगवा नामकरण दिया गया। अंग और अ को क्या कहा जाता है? अयोगवा। प्रश्न कई दफे यह भी आ जाता है कि अयोगवाह को छोड़कर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की सही संख्या कितनी होगी? तो अब हमें जानकारी नहीं है क्या कि अयोगवाह कितने हैं, तो फिर तो कितनी भी संख्या हमारी तरफ से क्या दिक्कत है? तो पहले हमें अयोगवाह के बारे में जानना आवश्यक है। अयोगवाहों की संख्या मानी जाती है 2। अब 52 में से 2 घटा दीजिएगा, कितने हो जाएंगे? 50। इन दोनों को क्या कहा जाता है? अयोगवाह। आपके मस्तिष्क में प्रश्न ये उठता है कि सब क्यों कहा जाता है? भाई अयोगवाह तो आपने कह दिया, रख लिया नाम, लेकिन क्यों कहा जाता है अयोगवाह? तो मैं बता देता हूं। देखिएगा, इन दोनों का योग किस किस का? अनुस्वार और विसर्ग। इन दोनों का योग न तो स्वरों के साथ होता है, मतलब स्वर के साथ भी नहीं लगते हैं, और न ही इन दोनों का योग किसके साथ होता है बताइए? व्यंजन के साथ होता है। फिर भी ये दोनों ही स्वर के साथ भी लग सकते हैं और व्यंजन के साथ भी लग सकते हैं। देखिएगा कैसे। अभी हम पढ़ रहे थे स्वर 11 थे, उनके साथ में नहीं आते ना। अब हम पढ़ेंगे क, च, ट, त, व्यंजन पढ़ेंगे, यानी स्वरों के साथ भी नहीं आ रही है, व्यंजन के साथ भी नहीं आ रहे, फिर भी ये स्वर के साथ भी लग सकते हैं और व्यंजन के साथ साथ भी लग सकते हैं। कैसे? जैसे ये व्यंजन है क, जैसे हमारे सामने अ, ये स्वर है, तो इसके ऊपर भी लग सकता है और यहां भी आके लग सकता है, यहां भी लग सकता है और ये यहां भी लग सकता है।
आगे बात समझ में, यानी इन दोनों का योग न तो स्वरों के साथ हो रहा था न ही व्यंजनों के साथ होता है, फिर भी साथ साथ प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, अयोग हुआ है। अर्थात इन दोनों का योग न तो स्वरों के साथ होता न ही व्यंजनों के साथ, फिर भी ये साथ साथ प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इनका नामकरण क्या रखा गया, अयोग हुआ। अयोगवाओं की संख्या कितनी हो गई, 2। जैसे राजस्थान का नाम राजस्थान जेम्स कर्नल टोड की देन है, वैसे अयोगवा नामकरण किसने दिया, किसने इन दोनों को अयोगवा कहा, बताइएगा। नहीं पता, बहुत अच्छी बात है। इन दोनों को अयोगवा नाम हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हुए और आपका नाम था किशोरी दास वाजपेयी। किशोरी दास वाजपेयी और किशोरी दास वाजपेयी ने इन दोनों को क्या नाम दिया दोस्तों, अयोगवा। अयोगवाओं की संख्या कितनी मानी जाएगी, 2 मानी जाएगी, और ये नामकरण किशोरी दास वाजपेयी ने दिया। हम पढ़ क्या रहे हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, 52। 11 स्वर हो गए दोस्तों। 11 स्वर के बाद में आपके 2 क्या हो गए बताइए, अयोगवा। 13 हो गए। इसके बाद में अब आ जाएंगे आपके क्या, व्यंजन। व्यंजन की क्या परिभाषा होगी, यह मैं मौखिक तौर पर आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से जानिएगा। इनके उच्चारण में क्या होती है बताइए, इनके उच्चारण में बाधा, इनके उच्चारण में घर्षण, इनके उच्चारण में रुकावट। जिनके उच्चारण में बाधा, घर्षण और रुकावट उत्पन्न होती है, उन्हें क्या कहा जाता है बताइए, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितने भी व्यंजन होंगे, व्यंजन के उच्चारण में, जी हां, व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता, व्यंजनों के उच्चारण में, व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता, स्वरों की सहायता अनिवार्य रूप से ली जाती है। सहायता अनिवार्य रूप से ली जाती है। जो व्यंजन है उनके उच्चारण में रूप से ली जाती है, इनकी सहायता अनिवार्य रूप से ली जाती है। यानी बात साफ है, बिना स्वरों के व्यंजन उच्चारित नहीं हो सकते। इनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता अनिवार्य रूप से ली जाती है। अब आप देखिएगा, जिनका उच्चारण बाधा, घर्षण या रुकावट से उत्पन्न होता है, जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता अनिवार्य रूप से ली जाती है, उन्हें हम लोग क्या नाम देंगे बताइए, व्यंजन कहेंगे। जिनके उच्चारण में बाधा, घर्षण और रुकावट नहीं होगी, उन्हें हम लोग स्वर कह चुके हैं। इनकी संख्या कितनी है ये जानने से पहले हमें चलना पड़ेगा इनके वर्गों की ओर। व्यंजन कौन कौन से हैं ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले कौन से वर्ग में, क वर्ग में। क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, क बताइए, क के बाद क्या आएगा, बिल्कुल क। फिर हम बात करेंगे ख, ग, घ, और इसको मैं बता चुका हूं ङ। क, ख, ग, घ, ङ, और बिल्कुल ये देखिएगा ङ, और अंग्रेजी में इसको बोल सकते हैं एनजी। क, ख, ग, घ, ङ। आगे बात समझ में, ये पंचम वर्ण है, इसका उच्चारण होगा ङ, एनजी, और नाक से इसका उच्चारण होता है। क वर्ग के बाद में हम लोग आगे चर्चा करते हैं, कौन सा वर्ग आएगा, बिल्कुल च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ और ये आ गया आपका कौन सा वर्ग, च वर्ग। च वर्ग के बाद में ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, आराम से पहचान लेंगे निर्णय को, ठीक है। त वर्ग। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। इसके बाद में कौन सा वर्ग आएगा, प वर्ग में प, फ, ब, ब और म। ये
कितने हो गए दोस्तों? 25। कहाँ से लेकर? क वर्ग से लेकर कौन से वर्ग तक? मैं वर्ग तक। ये प वर्ग तक, और प वर्ग का अंतिम कौन सा? मैं। टोटल कितने हो गए? 25। इनको हिंदी में क्या कहा जाता है? इनको हिंदी के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनको हिंदी के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता होगा कि साहब क्यों कहा जाता है स्पर्श व्यंजन, क्या कारण है? तो देखिएगा, इनके उच्चारण में, किन के उच्चारण में? 25 व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा कभी कभार कंठ को स्पर्श करती है। जैसे हम क वर्ग बोलते हैं, क ख ग ग, कभी कभार कंठ, ये जिह्वा कंठ के बाद में क्या जाएगा बताइए? तालु, इसको स्पर्श करती है। च छ ज ज, कभी ठ ठ मुर्दा को, कभी त थ दंत को, कभी फ फ ओष्ठ को स्पर्श करती है। इसलिए इनका नामकरण क्या रखा गया है? स्पर्श व्यंजन। फिर रिपीट कर रहा हूं, इन 25 व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कभी कंठ को, कभी तालु को, कभी मुर्दा को, कभी दंत को, कभी ओष्ठ को क्या करती है? स्पर्श करती है। इसलिए इनका नामकरण क्या रखा गया? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, या इसका दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, या इसको दोस्तों हम लोग कह सकते हैं वर्गीय व्यंजन। क्यों कह सकते हैं? हिंदी गणित तो नहीं है, लेकिन गणित की ओर अग्रसर है। आजकल के जो युवा राइटर हैं, 5x5 का एक वर्ग सा बन गया है। हो गए ना भाई? क वर्ग था ऊपर वाला, क वर्ग में क च ट त पे 5 ही हो गए, 5 ही हो गए, 5 ही हो गए, 5 ही हो गए, 5 इधर हो गए। 5x5 का क्या बन गया? एक वर्ग सा बन गया। इसलिए इनका नामकरण क्या रखा गया? वर्गीय व्यंजन रखा गया। अरे भाई, क वर्ग तो पीछे रह गया था ना, भी वो भी तो आएगा इसमें। 5x5 का वर्ग सा बनने के कारण इनका नाम क्या रखा गया? वर्गीय व्यंजन। और वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाएगी? 25। ठीक है जी। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या हिंदी में कितनी मानी जाती है? इससे पहले आप ये जानिएगा कि इनका नाम अंतस्थ व्यंजन क्यों रखा गया है। तो आप देखिएगा, ये जितने भी व्यंजन आएंगे, इनका स्थान ऊपर तो स्पर्श व्यंजन, अब लोग पढ़ चुके हैं ना। नीचे आएंगे ऊष्म व्यंजन, उनके कहाँ आता है? मध्य में आता है। अर्थात ऊष्म व्यंजन और कौन सा? स्पर्श व्यंजन के बीच में आने के कारण इनका नाम क्या रखा गया? अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 4 मानी गई है। कौन कौन से होंगे बताइए? य, र, ल और व। ये आपके 4 क्या हो गए? अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व। आई बात समझ में? लेकिन हिंदी में इनका जो क्रम है ये र ल वही है, लेकिन अगर संस्कृत के हिसाब से देखें तो इनका क्रम बदल जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये व र और ल। संस्कृत के हिसाब से ये होगा। अगर हम संस्कृत पढ़ते हैं तो वहाँ ये क्रम आता है, हिंदी के अंतर्गत इनका क्रम रहेगा ये र ल व। ये प्रश्न आपके आरटेट वगैरह में पूछा जा चुका है। संस्कृत के हिसाब से क्या रहेगा, हिंदी के हिसाब से क्या रहेगा। छोटे छोटे प्रश्न है, लेकिन इनकी भी जानकारी होना आवश्यक है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 मानी गई है, यह रह लव। अब इन चारों में से ऐसे कौन कौन से व्यंजन है जिन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है ये भी आप जान लीजिएगा। तो आप इन्हें क्या कहा जाता है बताइए? अंतस्थ व्यंजनों को इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। जितने भी अंतस्थ व्यंजन है उन्हें क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता होगा कि साहब क्यों कहा जाता है, ये भी आप बताइए। तो आप देखिएगा, इन चारों का उच्चारण हम लोग करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे आदि स्वरों की भांति हो रहा है। य, र, ल, व। और अगर हम संधि के हिसाब से बात करेंगे, कौन सी संधि? आगे पढ़ेंगे यण संधि। तो यण संधि पढ़ते हैं तो दोस्तों वहां क्या होता है? ई के स्थान पर ये हो जाता है, री के स्थान पर क्या हो जाता है बताइए? र।
और ली के स्थान पर क्या हो जाता है, ल, और उ के स्थान पर क्या हो जाता है, व हो जाता है। कहाँ, यण संधि प्रकरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। और वैसे उच्चारण आप करके देखिएगा, ई ये री र ली ल उ व, तो आदि स्वरों की भांति तो हो ही रहा है, और संधि प्रकरण में ये प्रक्रिया काम करती है। यहां तक समझ में आ गई। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि इन चारों में से भी कौन कौन से मुख्य रूप से अर्धस्वर है। तो वैसे तो चारों अर्धस्वर ही है, बता दिया क्यों है, लेकिन चारों में से भी कौन से मुख्य रूप से अर्धस्वर है, तो ये आप जानिएगा। इन चारों में से भी ये और वह ही मुख्य रूप से अर्धस्वर है, मुख्य रूप से अर्धस्वर है। जी हाँ, यह और वह ही मुख्य रूप से क्या माने जाते हैं, बताइए, अर्धस्वर माने जाते हैं। आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि साहब अभी तो चारों को ही बता रहे थे, आपने कमी कैसे कर दी इसमें। तो कमी नहीं की बात है कि मुख्य रूप से अर्धस्वर कौन से होंगे। तो आप देखिएगा, यहां ई के स्थान पर संधि में क्या होता है, ये होता है, ठीक है। री के स्थान पर र, ली के स्थान पर ये, और उ के स्थान पर वह हो जाता है। अब इन चारों में मुख्य रूप से दो अर्धस्वर क्यों है। री, अभी हम चर्चा कर रहे थे, कुछ लोग तो री को स्वर मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे, एक विवादास्पद विषय तो है ही। तो ये तो हट जाएगा, ठीक है। ली अपने चलता ही नहीं, किस में चलता है बताइए, संस्कृत में चलता है, तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। इसका मतलब है कि मुख्य रूप से अर्धस्वर कौन कौन से होंगे, ये, और कौन सा रह गया, वही। वैसे चारों ही है, लेकिन री को हम लोग स्वर कुछ मानते हैं, कुछ लेकिन नहीं मान रहे, हम तो मान रहे हैं। और री में भी यही बात हो रही है। इसलिए मुख्य रूप से अर्धस्वरों की संख्या कितनी होगी बताइए, दो ही होगी। कौन कौन से, ये और वह को अर्धस्वर कहा जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऐसी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि और कौन कौन से रह गए 52 वर्णों में। अंतस्थ के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन। जी हाँ, अंतस्थ के बाद में आगे है ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है दोस्तों बताइए। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या हिंदी के अंतर्गत कितनी मानी गई है, इससे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि साहब ऊष्म का मतलब क्या होता है। तो ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गर्मी। जी हाँ, जिन व्यंजनों को बोलने से गर्मी पैदा हो जाती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। कौन कौन से ऐसे व्यंजन है जिनको बोलने से गर्मी पैदा होती है, तो बताइए। ऐसे व्यंजन हिंदी के अंतर्गत है श, बोलिए, श, स और है। इन चारों व्यंजनों को बोलने से हिंदी में गर्मी पैदा होती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन। प्रश्न उठता है कि साहब कैसे गर्मी पैदा होती है, ये भी बताइए। हम सर्दी में जैसे स्नान करके बाहर निकलते हैं तो आप क्या करते हैं, यही तो करते होंगे। या फिर आपकी तरफ स्नान करने के बाद ऐसे बोलते हैं कि ये र ल व, ये तो संभव नहीं है भाई। जिन व्यंजनों को बोलने से गर्मी पैदा होती है उन्हें क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है ना। और ये चार ऐसे व्यंजन है जिनको बोलने से क्या पैदा होगी, गर्मी पैदा होगी। और व्यंजनों को बोलने से तो सर्दी पैदा हो सकती है, इसलिए ये सर्दी के व्यंजन है। और सर्दी में मनाने के बाद स स स स करते हैं, जाहिर सी बात। बोलिएगा क्या बोलेंगे इसको, श, इसको क्या बोलेंगे, स, इसको क्या बोलेंगे। तो फिर तो हिंदी वाले एक ही स से काम चला सकते थे, आप कह रहे हैं स स स, तो फिर एक ही स से काम चला सकते थे, तीन तीन स की क्या आवश्यकता पड़ गई थी बताइए आप। आपके हिसाब से यही बात है, फिर तो 50 ही वर्ण कर लेते, 52 की जगह 2 कम कर देते। नहीं, अलग अलग उच्चारण है, हम लोगों को उच्चारण करना आता नहीं है, समस्या ये। इसलिए हम क्या बोलते हैं, स स स। अब फिर से बोलिए, क्या बोलेंगे इसको, इसको, इसको। आप 3-3 घंटे का ब्रेक लेके भी बोलेंगे तो भी अशुद्धि बोलेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप शुद्धता की ओर ध्यान दें। हाँ, यह है तालव्य श,
ये तालव्य है, इसको क्या बोलते हैं? तालव्य है। यह है मूर्धन्य श। ये कौन सा श बताइए? दंत ये स है, इस पे मत जाइएगा, इसको आराम से उच्चारण कर सकते हैं, है ये, ठीक है। अब हमें जानना पड़ेगा कि साहब बताइए, नीचे नीचे कंठ है, ये उच्चारण स्थानों की संख्या दोस्तों 5 मानी गई है। 5 उच्चारण स्थान है। नीचे नीचे क्या है? कंठ है ये, ठीक है। कंठ से लगभग 1.5 इंच ऊपर, नापने की जरूरत नहीं, लगभग कंठ के ऊपरी वाला भाग क्या कहलाएगा? तालु। ये वाला भाग तालु। तालु के इतनी दूरी पर ये दांत है ना, दांतों के नीचे वाला भाग ये मुर्दा, जिसको हम देसी तरीके से बोलते हैं मसूड़े। मसूड़े के ऊपर वाला भाग है दांत, और दांत के ऊपर वाला भाग है ओष्ठ। 5 उच्चारण स्थान हो गए, फिर बता देता हूं। कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ, ये उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी मानी गई है? 5। यहां तक समझ में आ गई। इसका उच्चारण कहां से होगा? तालु से। तालु से किसका उच्चारण होगा? श का। मुर्दा से किसका उच्चारण होगा? से का। दंत से किसका उच्चारण होगा बताइए? इस से का। तो अब आप देखिएगा, आराम से पहचान लेंगे। ये कंठ है, इससे बोल के देखते हैं, नहीं भूलेगा। तालु है तो ये तालु है ना। इससे पहले ये जानकारी हम प्राप्त करें, एक बार और इजी तरीके की ओर आपको लेके जा रहा हूं, जहां से ये बोलता है, मैं तरीका समझा रहा हूं कि उच्चारण कैसे कर सकते हैं। जहां से ट बोलता है और जहां से त बोलेगा, ठीक है। अब जहां से ये बोलेगा वहीं से स बोलेगा। बोलिए ये, बोलिए ये, ऐसे आराम से बोल दीजिएगा, कोई प्रेशर तो नहीं, आराम से ऊंची आवाज में। ये श 5 बार बोलेंगे तब जाके पहुंचेंगे आप। देखिए ये कंठ है ना, ये श, ये श, ये श, ये श, ये श, ये श, यहां से बोल रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे? श श श श श। प्रैक्टिकल बात है। ये नहीं भूल भी जाए तो आप ये को लेके आएंगे। ये बोलिए ये श, ये श, ये श, ये श। अब क्या बोलेंगे? श से क्या नाम है? शंकर। समझ में आ गया? जैसे मेरा नाम क्या है? शंकर चौधरी है, और आप कहेंगे सर आपका परिचय दीजिए, तो मुझे कैसे बोलना चाहिए? क्या नाम है? शंकर। हाँ, आप सोचेंगे तो नाम बताने में इतने नखरे कर रहा है पढ़ाने में तो पता नहीं कैसे कैसे नखरे करेगा, लेकिन नखरे वाली बात नहीं दोस्तों, ये हकीकत है। कैसे बोलना चाहिए? शंकर, शंकर। समझ में आ गए? आप कैसे बोलते? मैं बताता हूं। क्या नाम है? शंकर। तो ये तो नस्ल हो गई। हाँ, क्या नाम है? हम बोलते ना, आप बोलते हो शंकर, ऐसे बोलते ना शंकर, तो ये तो नस्ल है। बिल्कुल शुद्ध बात है। शंकर तो एक नस्ल हो गई है, और जिसका मतलब होता है मिश्रण, यही तो गए ना। और ये शंकर, दोनों में अंतर है। शंकर का मतलब होता है शांति का रक्षक, ये शांति का रक्षक है, जिसे सिर्फ शांति प्रिय। अब आप देख लीजिएगा कितना अर्थ का अनर्थ हो रहा है दोनों उच्चारणों में। शंकर, शंकर। कहां से उच्चारण हो रहा है? तालु से। हम बोलते दांत से, अगर शंकर तो नस्ल हो गई। शुद्ध करना सीख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हम बात करते, हो गया इसका? अच्छा ठीक है। ये मूर्धन्य से, समझ में आ गए? और मूर्धन्य से जहां से ट बोलेंगे वहीं से स बोलेंगे हम लोग। अब आप बोलिए ट से, ट से, ट से। कहां से बोल रहा है? दांतों के नीचे वाला भाग, जिसको हम देसी भाषा में मसूड़े कहते हैं और हिंदी भाषा में मूर्धन्य कहेंगे। जहां से ट बोलेगा वहीं से स बोलेगा। ट से, ट से, ट से, ट से। पीछे वाला बोलिए ये श, ये श, ये श, ट से, ट से, ये श, ट से।
अंतर है ना। देखिएगा श स श स श स श स सड़ानन सड़ानन सड़ानन, बोलिए सड़ानन, बिल्कुल सही है। अब देखिएगा यहां से जहां से हम सड़ानन को बोल रहे हैं यहां से शंकर को नहीं बोल सकते, शंकर नहीं बोलेगा, सड़ानन नहीं बोलेगा, स यहां से बोलता है शंकर सड़ानन, तो मूर्धन्य सकार हुआ। जहां से तय बोलेगा ना वहीं से क्या बोलेगा, स, बिल्कुल तय बोलेगा वहीं से स, तो जैसे तय बोलते हैं तय स, बिल्कुल ऐसे बोलना चाहिए। आप कैसे बोलते होंगे यह आपकी अपनी व्यक्तिगत समस्या होगी, लेकिन शुद्ध अगर बात करें हम शुद्ध रूप की, तो जहां से तय बोलेगा वहीं से स बोलेगा, तय स तय स तय स तय स। अब देखिएगा तय स, अब हम बोल सकते हैं तय स। अब जैसे सड़क शब्द है, सड़क है, सीता है, सीमा है, सक्षम है, सक्षम है, नमस्ते है, नमस्ते है, लीजिए सरिता जी भी ले लीजिए, क्या दिक्कत है, सुनीता भी ले लीजिए, फिर क्यों पीछे रह रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा उच्चारण की बात कर रहा हूं मैं, इसको बोलेंगे ना सड़क, सड़क, हम कैसे बोलते सड़क, गलत है ये, सड़क, सीता, सीमा, सक्षम, नमस्ते, 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 सरिता, सुनीता, लेकिन ज्यादा भी बंद करने की जरूरत नहीं है कि कोई आप बोले मम्मी मम्मी नमस्ते, तो सोचेगी मम्मी बेटी जब से कोचिंग जाने लगी है दांत ही नहीं खोलती, तो कहीं भैरव जी बालाजी के चढ़ावा चढ़ने लग जाए इससे पहले अपना शुद्ध उच्चारण प्रारंभ कर दे। दांत का मतलब है कि दांत टच होने चाहिए, ये मतलब नहीं कि एकदम बंद करो और कहे कि क्या नाम है, कोई पूछे आपका क्या नाम है, सीता, तो वैसे भी दिक्कत हो जाएगी ये आराम से कर लेंगे आप, बोलिए जहां से ये बोलता वहां से क्या बोलेगा श, इसको क्या बोलेंगे तालव्य, इसको क्या बोलेंगे मूर्धन्य से, इसको क्या बोलेंगे बोलिए दंत से। है का उच्चारण करने की जरूरत नहीं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये मैंने हंसी हंसी में खेल खेल में सब बातें बता दी और शुद्ध उच्चारण कैसे करेंगे ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, संयुक्त व्यंजन। हम लोग पढ़ रहे हैं 52 वर्ण कौन कौन से हैं, तो आगे बढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी मानी जाती है और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो नाम से पता चल रहा है। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जिन व्यंजनों का निर्माण 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से होता है। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, हिंदी के अंतर्गत इनकी संख्या 4 मानी गई है, स, त्र, गे और श्र। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, श, त्र, गे और श्र। अब किस किस से इसका निर्माण हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये क और किससे बना, ये स से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क आधा होगा हलंत है, क क्या इसमें हलंत है, और स क्या है पूरा है, पूरा भी नहीं है। आगे देखिएगा इसको भी तोड़ सकते हैं, स में से फिर ए निकाल सकते हैं, फिर निकाल सकते हैं, लेकिन क आधा है इसमें और श क्या है पूरा है। इसमें तय हलंत है और तय प्लस र से क्या बना है त्र, इसमें बना ज प्लस ये से क्या बनेगा गे, इसमें बना श प्लस र से क्या बना श्र, स प्लस र से क्या बन गया श्र। याद करने का तरीका है, प्रारंभिक सभी जो व्यंजन है वो हलंत होते हैं, देख लीजिएगा क, त, क, त, ज और श, सारे के सारे अपने आप में क्या होंगे हलंत। आगे बात समझ में, और दूसरे अपने आप में क्या होंगे बताइए पूरे। कर लिया याद, हो जाएगा। आप लोग कहाँ गलतियां करते हैं ये भी मैं समझा देता हूं। अभी तो आपने पढ़ लिया जय और ये, जय और ये कौन सा, ये अंतस्थ नहीं है, ये च वर्ग का पंचम वर्ण है। हम लोग जल्दबाजी में च ये वाला ले आते हैं, अंतस्थ वाला जो अभी हमने पढ़ा था इससे पहले,
जबकि इसका निर्माण जय प्लस पंचम वर्ण ये से हो रहा है। ये समझदारी की बात है। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि क्या साहब संयुक्त व्यंजनों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 4 ही होती है? क्या इसके अलावा हिंदी में और कोई संयुक्त व्यंजन नहीं है? क्या हम लोग दे को संयुक्त व्यंजन नहीं मान सकते हैं, जबकि इसका निर्माण भी द प्लस ये से हो रहा है? हैं? बताइए जी। अरे भाई संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 हमने लिख दिया, लेकिन प्रश्न ये उठता है क्या दे को हम संयुक्त व्यंजन नहीं मान सकते? मान सकते हैं, मान लेना चाहिए। अरे भाई इसमें भी प्रथम देखिएगा, प्रथम अलंत है और द्वितीय पूरा है, तो मान लेना चाहिए। फिर आप किसी किताब में पढ़ते हैं क्या? फिर वो तो किताब लिखने वाले तो आपसे बड़ी विद्वान है, वो ही नहीं मानते और आप यहाँ बैठे बैठे मानने लगे। बताइए मानिए कि नहीं मानिए? नहीं मानना चाहिए, मैं समझाता हूं। देखिएगा संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? वे व्यंजन होते हैं जिनका कोई भी विकल्प, कोई भी दूसरा विकल्प मौजूद नहीं होता, जो 2 टाइप से नहीं लिखे जाते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। हिंदी में 4 ऐसे व्यंजन है जिनका कोई भी दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है, जो 2 प्रकार से नहीं लिखे जाते हैं। कैसे बताइए? तो अब आप देखिएगा, यह आपका स है। कभी आपने ये देखा है क्या कि इसके स्थान पर ये दोनों लिख दिया जाए? भाई ये काम है, मतलब इसको हटा दीजिए, ये दोनों लिख जाए, काम हो सकता है क्या? क्या इन दोनों के इसके स्थान पर ये दोनों प्रयुक्त हो सकते हैं? नहीं। क्या इसके स्थान पर ये दोनों आ सकते हैं? कहीं आपने देखा ज्ञानी लिखा हुआ, तो भाई गे को भूल जाओ और ये दोनों लिख दो आप? नहीं। क्या सर के स्थान पर स और र लिखा देखा आपने? नहीं। क्या दे के स्थान पर दे लिखा देखा? हाँ। इसका मतलब संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो 2 प्रकार से नहीं लिखे जाते, जिनका दूसरा विकल्प मौजूद नहीं होता, जबकि दे का दूसरा विकल्प भी मौजूद है। विद्या, इसको हम लिख सकते हैं विद्या, और इसका दूसरा विकल्प आप देखिएगा वि द और या, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, जबकि आप इनको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसलिए संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 4 मानी गई है। ये बात समझ में आ गई आपके? दे को हम संयुक्त व्यंजन नहीं मानेंगे क्योंकि इसका दूसरा विकल्प मौजूद है। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न ये उठता होगा कि साहब फिर हम लोग दे को क्या माने? वो ध है जनाब, जो आप बात कर रहे हैं ना कि दे को क्या माने, तो आप दे की बात नहीं कर रहे, आप इस दे की बात कर रहे हैं। ये और ये तो बहुत अंतर है यार। ये स्पर्श व्यंजन तो ये तो किससे बना? दे और ये से बना है, तो ये स्पर्श व्यंजन तोड़ा, ये बताइए, ये तो स्पर्श व्यंजन नहीं है, हैं? क्या माने? तो दोस्तों इसे हिंदी में व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दे को हिंदी के अंतर्गत व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये हिंदी के अंतर्गत इसे क्या कहा जाता है? व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता होगा कि साहब व्यंजन गुच्छ की संख्या कितनी है? तो बताएंगे आप लोग? व्यंजन गुच्छ की संख्या निश्चित नहीं है। व्यंजन गुच्छ जो 2 अलग अलग जाति के व्यंजनों से बनते हैं वो तमाम क्या कहलाते हैं? व्यंजन गुच्छ की श्रेणी में आते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजनों की संख्या हिंदी के अंतर्गत कितनी मानी जाएगी? 4। कौन कौन से? स, त्र, गे और श्र। दे को हम लोग संयुक्त व्यंजन क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि संयुक्त व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं जिनका कोई भी दूसरा विकल्प मौजूद नहीं होता। 4 ऐसे व्यंजन है जिनका दूसरा विकल्प हिंदी में मौजूद नहीं है। अतः संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 4 नहीं, 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या मानी जाएगी 4। ओके। इसके बाद में हम बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ये उत्क्षिप्त व्यंजन, इनका दूसरा नाम है दोस्तों ताड़न जात व्यंजन। इसका दूसरा नाम है, बताइए,
इनका दूसरा नाम है द्विगुण। ये कौन कौन से होंगे हिंदी के अंतर्गत? तो इनकी संख्या मानी जाएगी 2। कौन कौन से? ढ और कौन सा? ढ। इन दोनों को हिंदी के अंतर्गत क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन। इनका दूसरा नाम क्या है? ताड़न जात। इन्हें क्या कहा जाता है? द्विगुण। आपके मस्तिष्क में प्रश्न ये उठता होगा कि साहब क्यों कहा जाता है? तो देखिएगा, उत्क्षिप्त शब्द का निर्माण हुआ दोस्तों ओ तय प्लस क्षिप्त से क्या बना? उत्क्षिप्त। उत का मतलब होता है अगर आगे बढ़े तो उठकर, और क्षिप्त का मतलब होता है गिरना। क्षिप्त का मतलब हो जाएगा गिरना। इसका मतलब है जिनके उच्चारण में जिह्वा एक झटके के साथ ऊपर जाती है, एक झटके के साथ नीचे आती है। देखिएगा, ढ, फिर बोलिए ढ ढ ढ ढ ढ ढ ढ ढ। इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? उत्क्षिप्त। दूसरा नाम ताड़न जात क्यों रखा गया? क्योंकि ताड़न जात का मतलब होता है, ये संस्कृत का नाम है। क्या नाम है ये? संस्कृत में इन्हें ताड़न जात कहा जाता है। द्विगुण क्यों आया है? क्योंकि हिंदी वर्णमाला में इनका स्थान 2 बार आता है। आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि कहाँ कहाँ आता है? तो आपने नोट किया होगा, ड और ढ कौन से वर्ग में आ रहा है जी बताइए? ट वर्ग में भी तो आता है। ट वर्ग में ट, ठ, ड और ढ, और यहाँ स्वतंत्र रूप में भी तो आ रहा है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया बताइए? द्विगुण। आई बात समझ में? ये थे दोस्तों हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 52 वर्ण। और एक बार पुनः आप समझ लीजिएगा 52 वर्ण कौन कौन से हैं। तो आप देखिएगा, सबसे पहले स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है बताइए? 11 तो आपके स्वर हो चुके हैं। इसके बाद में अयोग वाह की संख्या कितनी मानी गई है? 2। कौन कौन से हैं ये? अंग और अह। किसने नाम दिया अयोग वाह बताइए? किशोरीदास वाजपेयी जी ने। इसके बाद में हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 25। इसके बाद में हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। इसके बाद में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। इसके बाद में संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी मानी गई है? 4। इसके बाद अभी हम चर्चा कर रहे थे द्विगुण की संख्या कितनी हो गई? द्विगुण की संख्या मानी गई है 2। ये टोटल वर्ण कितने हो गए दोस्तों? 52। और इधर किसका निर्माण हो रहा है बताइए? वर्णमाला का। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी मानी जाएगी? 52 वर्ण माने गए हैं। आपके मस्तिष्क में प्रश्न ये भी उठता होगा कि क्या 52 वर्णों के अलावा और भी वर्ण हैं जिनका प्रयोग हिंदी वर्णमाला में किया जाता है? इस पर चर्चा करने के लिए हम लोग कल हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।